अब हम बात करते हैं गांधार कला परंपरा की। तो यूनानी कला के प्रभाव से भारत के पश्चिमोत्तर यानी नॉर्थ वेस्ट का जो भूभाग है वहाँ एक नवीन कला शैली का जन्म हुआ जिसे गांधार कला परंपरा के नाम से जाना जाता है। तो कनिंघम के अनुसार गांधार की जो सीमाएं थी, उत्तर में सुवास्तु स्वात नदी घाटी, दक्षिण में कालाबाग की पहाड़ी, पश्चिम में लंपाक और नगरहार और पूर्व में सिंधु नदी के क्षेत्र तक ये फैला हुआ था। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्वात, काबुल और सिंध इन तीन नदियों के से घिरा हुआ प्रदेश गांधार था और यही गांधार कला की जन्मभूमि थी। और यह है जो गांधार कला अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, जानते हैं हम कि गांधार पश्चिमी गांधार रूप में, तो पूर्वी गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, जबकि पश्चिमी गांधार की राजधानी पुष्कलावती प्राप्त होती है। अब हम जानते हैं कि गांधार प्रदेश भौगोलिक दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय, यूनानी, रोमन संस्कृतियों का संगम स्थल था, जिसके फलस्वरूप इस स्थल की कला में पूर्व और पश्चिम की कला परंपरा का दर्शन होता है। इस शैली का संबंध मुख्य रूप से कुषाण शासक कनिष्क से जोड़ा जाता है। वैसे तो इस शैली में गांधार में ईसा पूर्व द्वितीय शती से मूर्तियों का निर्माण किया जाने लगा था, लेकिन इस कला का पूर्ण विकास कुषाण शासकों के शासनकाल में ही दिखाया जाता है। इस प्रकार गांधार प्रदेश में ग्रीक कलाकारों ने मूर्ति निर्माण की जिस शैली को अपनाया वह गांधार शैली है। तो इस शैली के शिल्पकार यद्यपि ग्रीक थे, किंतु उनकी कला का आधार भारतीय विषय थे, इसीलिए जो है इसको इंडो ग्रीक शैली के रूप में भी जाना जाता है। अब बात करें गांधार कला क्षेत्र की, तो गांधार कला क्षेत्र तो हमने पहले ही बता रखा है। अब गांधार कला का जन्म कब हुआ इसकी तो कोई निश्चित ज्ञात तिथि तो है नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एजेस प्रथम का जो काल है इसकी प्रारंभिक तिथि मानी जाती है। कुछ लोग सिकंदर के काल में विकसित हेलेनिस्टिक संस्कृति से इसका विकास मानते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो जो भी हो, यवनों के आक्रमण के बाद कुषाणों के पूर्व के काल को इसे कला शिशु का उदय हुआ, जिसे कुषाण काल में यवन प्राप्त हुआ। मतलब कुषाण काल से पहले इसका जन्म हुआ, लेकिन इसको कुषाण काल में यह विकसित हुआ था। इसलिए संप्रति अधिकांश विद्वान 78 ईस्वी कर इसके राज्यारोहण की तिथि स्वीकार करते हैं और इससे ही गांधार कला के विकास का युग मानते हैं। गांधार कला केंद्र के रूप में देखा जाए तो बुद्ध मूर्तियों का प्रथम निर्माण हुआ था। तो देखिए, गांधार कला केंद्र का प्रमुख विषय था बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण था। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि कई पश्चिमी विचारकों की अवधारणा रही है कि बुद्ध मूर्तियाँ प्रारंभिक मूर्ति का निर्माण कि बुद्ध मूर्ति निर्माण का प्राथमिक श्रेय गांधार कला केंद्र को दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि यूनानी प्रभाव कारण गांधार शिल्पियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्ति का आविष्कार किया। उसके अनंतर समकालीन मथुरा कला में भी उसका अनुसरण किया गया, लेकिन इस तथ्य की प्रामाणिकता के लिए जो साक्ष्य होने चाहिए वो थोड़े संदिग्ध हैं। जबकि वी.एस. अग्रवाल कहते हैं कि इसकी रचना सर्वप्रथम मथुरा में हुई थी। ठीक है, अगला चीज़ है गांधार कला की विशेषता क्या है। देखिए, गांधार कला शैली कलात्मकता, शैली, सामग्री एवं अभिव्यक्ति के रूप में उत्कृष्ट और मौलिक है। बुद्ध की मूर्तियों में गांधार शैली के सम्यक दर्शन होते हैं। यद्यपि कुछ विद्वान गांधार शैली की अनुकृति की विडंबना मानते हैं। डॉक्टर कुमार स्वामी का अभिमत है कि बोधिसत्वों की संतोषपूर्ण अभिव्यक्ति और आडंबरपूर्ण वेशभूषा बौद्धों की विचारधारा की आध्यात्मिकता को व्यक्त करने में सर्वथा असमर्थ थी। निहार रंजन रे कहते हैं कि गांधार मूर्तियों में वास्तविकता का अभाव है। उनका मानना कि इन मूर्तियों में आभासित होता कि ये सिद्ध हस्त कलाकार की कृति न होकर के मशीन के द्वारा बनाई गई हैं। इसी प्रकार से पर्सी ब्राउन का मानना है कि गांधार शैली कलाकारों में कलात्मक रुचि का अभाव था। परिणामस्वरूप यह भारत की अपेक्षा अन्य देशों में अधिक लोकप्रिय हुई। अब गांधार कला शैली की अपनी विशेषता जो इस प्रकार से है। देखिए, गांधार कला शैली की मूर्तियाँ भूरे और काली स्लेटी रंग के पाषाण पत्थरों से निर्मित हैं। यद्यपि चूने और बालों के मिश्रण से तैयार प्लास्टर से भी बुद्ध मूर्तियों की रचना की गई है। दूसरी बात, इस पर यूनानी प्रभाव दिखाई पड़ता है और आंतरिक बाह्य रूप से यह भारतीय दिखाई पड़ती है। इस शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई वृत्तांतों का दृश्यांकन है, जबकि ब्राह्मण जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों की संख्या बड़ी कम मिलती है, अल्प मिलती है। इस शैली में ऊंचे घुटने तक के जूते, चुन्नटदार अधोवस्त्र, महीन सलवटोदार वस्त्र विशेष महत्वपूर्ण है। इन यूनानी वस्त्रों को गौतम बुद्ध, बोधिसत्व और माया देवी की मूर्तियों पर देखा जा सकता है। इस शैली में निर्मित मूर्तियों पर अलंकरणों का बाहुल्य है। यहाँ तक कि बुद्ध और अन्य बौद्ध भिक्षु भी
राजसी प्रतीत होते हैं। यहाँ बुद्ध को मूंछ युक्त प्रदर्शित करना गांधार कला की अपनी एक विशिष्टता है। सातवां, देखा जाए तो विशिष्ट केश विन्यास और बुद्ध के शीश पर घुघराले बाल दिखाने की परंपरा इस शैली की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अगली बात क्या है, ये गांधार कला जो है हेलेनिस्टिक कला के प्रभाव कारण बुद्ध के प्रतिभा के शारीरिक सौष्ठव पर विशेष ध्यान के फलस्वरूप इन मूर्तियों की मुख्य मुद्रा प्रायः भाव शून्य दिखाई देती है। इस शैली की बुद्ध मूर्तियों में बुद्ध के सिर के पीछे प्रभामंडल बनाया जाता है। इस कला शैली के कलाकार यूनानी थे, जबकि मूर्ति शैली भारतीय है। अस्तु यह दो कला संस्कृतियों का समन्वय है। ये द गांधार आर्टिस्ट हैड द हैंड ऑफ द ग्रीक बट द हार्ट ऑफ एन इंडियन। ये कोटेशन है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। बुद्ध के उपवास व्रत के पश्चात उनके जीर्ण शीर्ण कंकालमय शरीर को मूर्तियों में साक्षात्कार करने का श्रेय गांधार मूर्तिकारों को ही जाता है। गांधार बुद्ध मूर्ति का पृष्ठभाग अनगढ़ रहता है। इनकी मुख्य मुद्रा मानवों गुणोपेत है। बोधिसत्व मूर्तियाँ सामान्यतः रोमन शैली में पगड़ी, आभूषण, लंबा वस्त्र पहने हुए प्रदर्शित की गई हैं। बुद्ध जब स्थानक मुद्रा में है तो दोनों कंधों से धारीदार वस्त्र लटक रहा है, किंतु जब आसन मुद्रा में है तो धर्म चक्र प्रवर्तन कर रहे हैं तो एक स्कंद वस्त्रहीन होता है। 14वां, स्त्री मूर्तियाँ सौंदर्य शास्त्र के सिद्धांतों पर तराशी गई प्रतीत होती है। इनके हाथ, पैर, कमर, वक्ष और सिरोभूषण में यानी सर के ऊपर जो आभूषण लगाया गया अद्भुत संतुलन है। इस प्रकार स्त्री अंगों को उभार करके उनकी शारीरिक लयता पर अधिक योग दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अगर ये 60 आंसर में आएगा तो आप लोग लिख लोगे लघुत्तरी क्वेश्चन के रूप में, और बड़ा प्रश्न भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे।